हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत करता हूं। ये सेशन कक्षा 10 का है। सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान के पार्ट 3 नागरिक शास्त्र का है। नागरिक शास्त्र में पाठ एक में क्या है? सत्ता की साझेदारी पाठ एक में है। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास पहुंच गया है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, याद हो गया होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी पूर्ण हो गई होगी। अब सत्ता की साझेदारी में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपके पास भेज रहा हूं। वो सेशन 1 था, ये सेशन 2 है। समझिए, सेशन 1 आपके पास पहुंच गया है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और सेशन दूसरा है जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिला के केवल 6 प्रश्न रखा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी हो गई होगी। उनको इसमें जोड़ कर ज़्यादा बड़ा कर देना है। हम आपके सामने स्क्रीन पर एक आधार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तर्क दीजिए। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके बारे में इस प्रश्न की व्याख्या देखें, उत्तर देखें भाई। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। फिर से उत्तर देखें। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। अब इसमें इसको बड़ा करना है, तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसमें जोड़ कर इसको बड़ा कर देना है। आपको 1 पेज 2 पेज जितना भी आप लिखना चाहेंगे उतना आप बहुविकल्पी, जैसा आपका बहुविकल्पी प्रश्न तैयार रहेगा उस आधार पे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए।
युक्त परक और एक नैतिक कारण बताइए। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्त परक और एक नैतिक कारण बताइए। तो उत्तर चालू करेंगे। भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये तो हो गई भारतीय संदर्भ में सत्ता के हिस्सेदारी का एक उदाहरण हो गया, समझ गए। अब इसका एक युक्त परक और एक नैतिक कारण बताइए। तो युक्त परक कारण पे आ जाएं। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है। भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप में कर दिया गया है, जिससे यह सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप में कर दिया गया है, जिससे यह सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। नैतिक कारण देख लें। नैतिक कारण, लोकतंत्र देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। लोकतांत्रिक देश जो हैं उनमें सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह क्या होगा? तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। नैतिक कारण में लोकतंत्र देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं?
तो चलिए भाई, गठबंधन सरकार क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। उत्तर देख लें। गठबंधन सरकार का गठन दो या दो से अधिक दल मिलकर करते हैं। गठबंधन सरकार का गठन दो या दो से अधिक दल मिलकर करते हैं। गठबंधन सरकार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। गठबंधन सरकार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आ जाएं। गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं। गठबंधन सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं। भागीदार दल गठबंधन की राजनीति कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। भागीदार दल गठबंधन की राजनीति कुछ प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं। लक्ष्य सारभूत रूप में कुछ प्राप्त हो सकता है। लक्ष्य जिसके लिए अपनाते हैं वो लक्ष्य सारभूत रूप में कुछ प्राप्त हो सकता है या मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्त हो सकता है। प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। नंबर 4 पे आए। गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इसमें कठोर सिद्धांतवाद राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसमें कठोर सिद्धांतवाद राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। प्रश्न 4 पे आते हैं। प्रश्न 4 देख लें भाई। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसकी व्याख्या देखें। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब? 1948 में। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर और सत्ता का प्रभुत्व जमाना चाहा। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना।
सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक संख्या के बल पर शासन और सत्ता का प्रभुत्व जमाना चाहा। नवनिर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कई कदम उठाए, जो इस प्रकार हैं। फिर अगला देखें, एक कानून बनाया गया। ये नंबर 1 है भाई, नंबर 1 है। 1948 में, ये 1948 में है पहला, 1948 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ये भाई है नंबर 1 है, 1956 है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में लगातार 2 बार प्रश्न आ गया है तुम्हारे बोर्ड की पेपर में। ये यहाँ पे नंबर 1 है, ये 1956 है, ये चुटकी लिखा है, ये 1956 नंबर 1 करेंगे। फिर 1956 में 48 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ है, पर 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यहाँ पे फिर समझें, नंबर 1 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा देखें, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। पहला में देखे 1956 में सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, तमिल को दरकिनार कर दिया गया, सिंघली वहाँ की मातृभाषा घोषित हो गई। नंबर 2 में विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई, यानी कि तमिलों को यहाँ दरकिनार किया जा रहा है। तीसरा देखें, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तीसरा समझें, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, तमिल या और किसी मत को नहीं। तो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव देखें, इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की, श्रीलंका में जो तमिल थे, श्रीलंकाई तमिलों की
नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ाया। इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों नहीं, सिंघलियों घा है भाई, सिंघलियों है, ये सिंघलियों है, सिंघलियों है। तो उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली, सिंघलियों है भाई, सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों आदि में भेदभाव हो रहा है। नौकरी और भी शिक्षण संस्थाएं जो हैं उनमें भेदभाव हो रहा है। उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणामतः, ये परिणामतः है भाई, परिणामतः तमिल और सिंघली समुदायों के संबंध बिगड़ते गए। परिणामतः तमिल और सिंघली समुदायों के संबंध बिगड़ते गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका
के दो समुदायों के बीच श्रीलंका के दो समुदायों के बीच टकराव ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। श्रीलंका के दो समुदायों के बीच टकराव ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। कई गुना लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। कई गुना लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। इस प्रकार बहुसंख्यकवाद के कारण श्रीलंका जो आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उच्च स्थान पर आता है, किंतु वहाँ के गृह युद्ध ने मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा कर दी। इस प्रकार बहुसंख्यकवाद के कारण श्रीलंका जो आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उच्च स्थान पर आता है, किंतु वहाँ के गृह युद्ध ने मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा कर दी। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा कर दी। हाल ही में एक सैनिक अभियान हुआ। उस सैनिक अभियान में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन की मृत्यु के बाद यह गृह युद्ध खत्म हो गया। श्रीलंका में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यह गृह युद्ध समाप्त हो गया। आगे प्रश्न नंबर 5। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रश्न नंबर 5। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर पे आ जाएं। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोग सत्ता के दावेदारों का चुनाव करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन करते हैं। उत्तर देखें।
सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोग सत्ता के दावेदारों का चुनाव करने के लिए राजनीतिक दलों का गठन करते हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में ना रहे। विभिन्न राजनीतिक देशों में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती रहती है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में यह भागीदारी प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल सत्ता की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। पार्टियों की ये आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। विभिन्न लोकतंत्र देशों में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में यह भागीदारी प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार भी बनाती हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल सत्ता की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपनी सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर यह समूह भी सत्ता में शामिल हो जाते हैं या सत्ता में भागीदारी करते हैं या शामिल हो जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत जैसे देशों में राजनीतिक दल तथा दबाव समूह सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में
सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 6 है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालकर लिखें तो और अच्छा होगा। आप अपने पेपर में काली पेन से जो हेडिंग है काली पेन से लिखें और उत्तर नीली पेन से। तो चलिए भाई, पहला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच टकराव। शासन के विभिन्न अंगों के बीच टकराव। उत्तर देखें, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हैं। इनमें कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, हर एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता है, हर एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर भारत में न्यायपालिका के प्रति जनता उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है
न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की कानूनों की जांच करके उनका नियंत्रण रखती है। दूसरा देखें, सरकार के विभिन्न अंगों के स्तरों में बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। क्या बंटवारा भाई? नंबर 2 देखें, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन राज्यों या इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर तनाव ना हो। तीसरा भाई देखें, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय के और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय वर्ग और महिलाओं को विधायिका और कार्यपालिका में विधायिका और प्रशासन की हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस तरीके से सत्ता में उचित प्रयोग करना चाहिए या उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। चौथा देखें, राजनीतिक दलों का दबाव, समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक दलों का दबाव, समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा। तो इसको देख लेते हैं भाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ जाती रहती हैं। लोकतंत्र में आम व्यापारी, उद्योगपति
किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर यह समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है, जहां पर दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो इस चुनाव में प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अपित दलों की औद्योगिक आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रोत्साहित करती है। तो आप करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाती है। जहां दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो कहाँ हैं, अमेरिका में। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है, जहां दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता अपना सकते हैं। ये सत्ता अपना सकते हैं भाई, सत्ता अपना सकते हैं या सत्ता चुनाव लड़कर सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के माध्यम से व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति या आर्थिक मदद करके संविधान के सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। तो चलिए भाई, फिर से अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है, जहां दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं या आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं या सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। तो चलिए भाई, आपका बहुविकल्पी प्रश्न पहले पहुंच गया है। ये सत्ता की साझेदारी का दूसरा सेशन है। इसमें 3 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, 3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं। तो इस पाठ से इतनी व्याख्या आपके सामने कर दिया हूँ कि इस पाठ से इसके अलावा और कहीं से क्या पूछ सकता है। पूरा NCERT की सामाजिक विज्ञान की सारी किताबें याद हो गई हैं। मोबाइल से भी अच्छी तैयारी, अच्छा प्रचार, अच्छे वोट बैंक को तैयार कर सकते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। आज का समय है प्रचार करने का। पेपर, मोबाइल, टेलीविज़न, राजनीतिक दल, इसके द्वारा ये मदद द्वारा या प्रचार करके और उनको आर्थिक मदद देकर उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि सत्ता में इनकी भागीदारी है। तो चलिए भाई,
अब ऐसे आप बढ़ा बढ़ा के हम आपके सामने एक आधार प्रस्तुत किए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार करें। उन बहुविकल्पी प्रश्नों को इन प्रश्नों में जोड़ जोड़ के इसका उत्तर बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। धन्यवाद।